कि जो कैप्टन ज़हरी अहमद शाह के घर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला, उसमें एक पाथ था जो कि फ्लाइट 370 के इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्ट होने से MH Flight 370. Airlines Flight 370, a red eye from Problems, pilot error, or even terrorism is yet to be determined. और यही लास्ट स्पॉट बहुत सारे सवाल और बहुत सारी थ्योरी भी पैदा करता है कि आखिर इस प्लेन ने देखिए, मलेशियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 239 पैसेंजर्स के साथ एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो करती है, लेकिन आज तक का इस फ्लाइट का पता नहीं चल पाया कि आखिर इस फ्लाइट को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। आज इस फ्लाइट को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज तक का इस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर ये फ्लाइट गायब कहाँ हो गई। तो एविएशन इंडस्ट्री में हुई आज तक की इतनी मिस्टीरियस घटनाओं में से एक जिस फ्लाइट के साथ हुई उसका नाम था फ्लाइट MH370, जो कि मलेशिया से टेक ऑफ तो हुई, लेकिन उसके बाद किसी को पता नहीं कि फ़्लाइट गई कहाँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़्लाइट के पीछे की मिस्ट्री क्या है और इसके गायब होने के पीछे क्या क्या रीजंस आज तक पता चल पाए हैं। देखिए, फ़्लाइट 370 एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जिसको कि मलेशियन एयरलाइंस ऑपरेट करती थी या फिर कंट्रोल करती थी। और जितने भी प्लेन्स होते हैं या फिर फ़्लाइट्स होती हैं, इनका एक कॉल साइन होता है। उसी तरह फ़्लाइट 370 का भी एक कॉल साइन था जो था मलेशियन 370। ये मलेशियन 370 अभी आपको आगे वीडियो में भी दिखाई देगा, थोड़ा सा आगे और सुनाई देगा ये वर्ड। फ्लाइट 370 थी, एक बोइंग 777-264 प्लेन था जिसकी कैपेसिटी थी 282 पैसेंजर्स को एक साथ ले जाने की। फ्लाइट 370 थी, एक डेली फ्लाइट थी जो कि कोलालमपुर से बीजिंग की तरफ जाती थी। 8 मार्च 2014 को भी इस फ्लाइट को डेली की तरह कोलालमपुर से बीजिंग जाना था। कोलालमपुर मलेशिया का एक एयरपोर्ट है जहां से ये फ्लाइट डेली फ्लाई करती है और बीजिंग जाती है चाइना में। इस फ्लाइट को रात के करीब 12:30 बजे यानी कि 12:35 में करेक्ट टेक ऑफ करना था और अगले दिन सुबह ये फ्लाइट करीब 6:30 बजे पहुंचती बीजिंग में। फ्लाइट को फ्लाई कर रहे थे कैप्टन ज़हरी अहमद शाह और को पायलट फारूक अब्दुल हमीद। कैप्टन ज़हरी शाह हैं, इनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चल के जब ये प्लेन गायब होता है तो इसी कैप्टन के अराउंड थ्योरीज निकलती हैं जो कि इन कैप्टन के ऊपर शक पैदा करती हैं कि कहीं इन्हीं कैप्टन की वजह से फ्लाइट गायब तो नहीं हुई। एज यूजुअल फ्लाइट रेडी थी टेक ऑफ के लिए और सब कुछ सेट था और अभी तक भी किसी को पता नहीं था कि ये फ्लाइट आज टेक ऑफ तो करेगी लेकिन कभी लैंड नहीं कर पाएगी। और उसके बाद 12:42 में फ्लाइट लमपुर से टेक ऑफ करती है, जिसके बाद ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस प्लेन को क्लियरेंस भी देता है फ्लाइट लेवल पर उड़ने के लिए, जो कि था करीब 18,000 फीट की ऊंचाई। क्लियरेंस मिलने के बाद ये फ्लाइट को एयरपोर्ट के ATC से ट्रांसफ़र करके लमपुर रडार पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लमपुर रडार एक फ्रीक्वेंसी का नाम है। जो भी प्लेन और फ्लाइट्स होती हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती हैं। जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या फिर जो उनकी ट्रैकिंग डिवाइसेस वर्क करती हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती हैं ताकि जिससे कम्युनिकेशन मिसमैच ना हो। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद करीब 20 मिनट बाद प्लेन के पायलट्स 1:01 में लमपुर रडार को रिपोर्ट करते हैं कि वो करीब 35,000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद 1:06 में प्लेन की एक ऑटोमेटेड पोजीशन ग्राउंड ATC को भी मिलती है। ये ऑटोमेटेड पोजीशन मिलना बहुत एक कॉमन होता है प्लेन्स में, जो कि प्लेन्स के कुछ सिस्टम्स के थ्रू ग्राउंड ATC को मिलती रहती है ताकि प्लेन को ट्रैक करा जा सके। यहाँ तक का तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन अपनी एज यूजुअल हाइट पे फ्लाई भी कर रहा था और कम्युनिकेशन भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर आता है वो वक्त जब प्लेन के पायलट्स और ग्राउंड ATC के बीच आखिरी कम्युनिकेशन होता है और वो आखिरी शब्द थे 370 contact Ho Chi Minh 120.99. Good night Malaysian 370. गुड नाइट मलेशियन 370। और इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ प्लेन से कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है जब ये वियतनाम के एयर स्पेस से पास हो रहा होता है। और जब इस फ्लाइट से कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक दूसरे एयरक्राफ्ट के पायलट जो उस वक्त फ्लाई कर रहे थे वो इस फ्लाइट 370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कैप्टन बताते हैं कि करीब 1:30 में उनने एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कांटेक्ट तो स्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन उनको उस वक्त साफ कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब ये फ्लाइट से 1:19 में आखिरी कम्युनिकेशन हुआ था, जो वो आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370, उसके बाद भी 1:20 में ये कोलालमपुर के एयर कंट्रोल सेंटर रडार पर शो हो रही थी। लेकिन 1:21 में ये रडार से भी गायब हो जाती है और हो ची मिन यानी कि जो वियतनाम का एयर कंट्रोल सेंटर है उसके रडार से भी ये गायब हो जाती है। और जिस वक्त ये फ्लाइट गायब हुई उस वक्त ये साउथ चाइना सी के ऊपर फ्लाई कर रही थी। और आपको जो ये मैप में भी दिख रहा है यही है साउथ चाइना सी, जहां पर ये फ्लाइट आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब इस प्लेन को देखा गया था।
कोलालमपुर के एयर कंट्रोल सेंटर के रडार से गायब होने के बाद ये फ्लाइट एक बार मलेशिया की मिलिट्री रडार में दिखी थी, जिसके डाटा से हमें ये पता चला कि ये फ्लाइट ने एक लेफ्ट टर्न लिया था और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, जो कि इसके डिसाइडेड रूट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था। और इतना ट्रैक होने के बाद भी करीब रात के 2:22 में ये फ्लाइट मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाती है। और जब आखिरी बार इस प्लेन को मिलिट्री रडार में देखा गया था, उस वक्त ये प्लेन साउथ चाइना सी में होने के बजाय अंडमान निकोबार आइलैंड के स्टेट ऑफ मलाक्का के पास था, जो कि इसके डिसाइडेड रूट से बिल्कुल अपोजिट था। और ये आखिरी वक्त था जब इस प्लेन को किसी भी रडार में स्पॉट करा गया था, और इस वक्त के बाद से ये प्लेन सारे रडार से गायब हो चुका था। और यही लास्ट स्पॉट बहुत सारे सवाल और बहुत सारी थ्योरी भी पैदा करता है कि आखिर इस प्लेन ने एक लेफ्ट टर्न क्यों लिया और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में क्यों फ्लाई करा। और इसी लेफ्ट टर्न के बाद ये फ्लाइट हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह गायब हो गई। इस फ्लाइट के गायब होने के कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जब 2:22 में आखिरी बार ये फ्लाइट मिलिट्री रडार में शो हुई थी, जैसे आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया, उसके बाद भी इस फ्लाइट ने कई बार सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करी और उनको लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजी। ये सेम उसी तरह है जैसे आपका फोन किसी नोन वाईफाई के साथ जाता है तो वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कभी भी डाटा ट्रांसफर नहीं होता है इनके बीच में। सेम ऐसा ही हुआ इस फ्लाइट के साथ भी। इसने इन सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करने का ट्राई तो करा, उनको लॉग ऑन रिक्वेस्ट तो भेजी, लेकिन कोई भी डाटा इनके बीच ट्रांसफर नहीं हो पाया। और आखिरी लॉग ऑन रिक्वेस्ट जो इस फ्लाइट से इन सैटेलाइट के सर्वर में मिलती है वो करीब 8:19 में थी सुबह के। ये वही वक्त था जब इस फ्लाइट को लैंड करे हुए करीब 2 घंटे बीत जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यही आखिरी चीज है कि सैटेलाइट से कनेक्ट करने का ट्राई करा था फ्लाइट ने, जो सबको पता है। और इसके बाद किसी को नहीं पता कि ये फ्लाइट आखिर कहाँ गई और कैसे गायब हुई। और अब सुबह का वक्त हो चुका था जब तक इस फ्लाइट को लैंड कर जाना चाहिए था, जो कि ये कभी भी लैंड नहीं कर पाती है। और करीब सुबह के 7:24 में मलेशियन एयरलाइंस एक प्रेस रिलीज करके बताती है कि उन्हें करीब रात के 2:40 में इस फ्लाइट 370 से कम्युनिकेशन खो दिया था। और इन्हीं सब के बाद मलेशियन गवर्नमेंट इस फ्लाइट के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट कर देती है। हालांकि ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा लेट था, क्योंकि फ्लाइट का जो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका था वो करीब रात के 2:40 में ही हो चुका था। हर उस जगह में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करा जाता है जहां जहां पॉसिबिलिटीज थी कि ये प्लेन हो सकता है, और कुछ सैटेलाइट्स के रफ डाटा का और रडार से मिले हुए डाटा का यूज करा गया इन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में। और 18 मार्च से 28 अप्रैल तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट करीब 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर चुके थे सर्च ऑपरेशन में। ये सर्च ऑपरेशन केवल सरफेस में नहीं चल रहा था, समुद्र में भी चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट का जो रूट था उसमें रास्ते में साउथ चाइना सी भी पड़ता है। और बहुत सारे डाटा कलेक्ट होने के बाद ये सब डिसाइड करा गया था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र में स्टार्ट करा गया था, वो ओशन फ्लोर्स में भी स्टार्ट करा गया था, जिसमें कि सोनार टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। सोनार टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, जो ये हमारी सबमरीन्स और जो नेवी की शिप्स होती हैं इन सब में भी यूज करी जाती है। इतनी मैन पावर और इतने रिसोर्सेज के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी फ्लाइट 370 का कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी हमारे पास कि फ्लाइट यहाँ से गायब हुई होगी या फिर उस जगह पे जाके गायब हुई होगी। जैसा आपने पहले देखा, मिलिट्री रडार में जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग फ्लाइट 370 अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास देखी गई थी, और लॉम्पुर रडार में जो डाटा शो हुआ था उसके अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी के पास आखिरी लोकेशन थी इस फ्लाइट की। यही डाटा का मिसमैच और डाटा कंप्लीट ना होने की वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था और काफी कॉस्टली बनता जा रहा था। इन्हीं सब कोशिशों के बाद और सर्च के बाद 17 जनवरी 2017 को इस ऑफिशियल सर्च को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक का कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा था जिससे पता चल पाए कि फ्लाइट 370 कहां पर होगी, या फिर कुछ भी ऐसा सुराग हमें अभी तक नहीं मिल पाया था। हालांकि वेस्टर्न इंडियन ओशन से करीब 20 टुकड़े एयरक्राफ्ट के मिले थे, जिसमें से 18 टुकड़ों को एयरक्राफ्ट का ये जो हमारी फ्लाइट 370 थी इसका होने का दावा करा जाता है। और ये जो सर्च ऑपरेशन था ये आज तक का हिस्ट्री का एविएशन इंडस्ट्री का सबसे कॉस्टलीस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया था। 17 जनवरी 2017 को बंद हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन इस बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी लेती है डच बेस्ड फर्गो अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी। और इस कंपनी को मलेशियन गवर्नमेंट भी अप्रूवल देती है कि वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं फ्लाइट 370 के लिए। इनकी भी हजारों कोशिशों के बाद इनके हाथ भी कोई खास सबूत नहीं लग पाता है कि आखिर फ्लाइट 370 कहाँ गायब हुई होगी, या फिर कोई ऐसा सबूत जिससे पता चल पाए कि ये फ्लाइट आखिर गायब किस जगह से हुई। और 2017 में स्टार्ट हुआ ये ऑपरेशन ओशन इन्फिनिटी के द्वारा एक बार फिर से 9 जून 2018 को जाके बंद हो जाता है। देखिए, आपने बहुत नॉर्मली देखा होगा कि हमारी भी अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी खो जाती है या फिर घर में ही कहीं गायब हो जाती है तो हम लोग भी आइडिया लगाने लगते हैं कि आखिर वो चीज कहाँ गायब हुई, या फिर मैंने आखिरी बार वो चीज कहाँ पर रखी, या फिर किसने उस चीज को उठाया होगा। तो सवाल तो यहाँ पर एक प्लेन का था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो ऐसा ही हुआ इस प्लेन के साथ भी। लोगों ने अपने स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिए थे और बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी थ्योरीज निकलनी शुरू हो गई थी कि आखिर प्लेन गायब कैसे हुआ होगा, या कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। और इन्हीं थ्योरीज में से कुछ फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज
भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है सुसाइड बाय पायलट। इस थ्योरी में डायरेक्टली प्लेन के पायलट पर ब्लेम डाला जाता है कि पायलट ने ही जानबूझ के इस फ्लाइट को क्रैश करा दिया होगा। और इन्हीं सब थ्योरीज और शक के बाद मलेशियन पुलिस पायलट और जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे, एयर होस्टेस वगैरह, उनके घर में सर्च स्टार्ट करती है और उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी ट्रैक करती है। लेकिन 2015 में मार्च में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें पता चलता है कि पायलट और बाकी क्रू मेंबर की कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रैक नहीं करी गई जिसमें कुछ सस्पिशियस दिखे या फिर कुछ भी खतरनाक दिखे। और पायलट्स की कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करा गया जो एयरपोर्ट की थी, जो जिससे ऐसा कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी पायलट्स की नहीं देखी गई, जो कि बहुत अनयूजुअल है। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि जो फ्लाइट 370 का ऑटो पायलट था उसके साथ छेड़छाड़ करी गई थी और उसको फिर से रीप्रोग्राम कराया गया था, जिस वजह से उसने इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्जन लिया था। और ये सब करना पॉसिबल था सिर्फ प्लेन के कॉकपिट से ही। इन्हीं सब थ्योरीज और स्पेकुलेशन के बीच 2016 में न्यूयॉर्क मैगजीन लिखती है कि जो मलेशियन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ये भी है कि जो कैप्टन जहरी अहमद शाह के घर में फ्लाइट सिमुलेटर मिला उसमें एक पाथ था जो कि फ्लाइट 370 के इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्ट होने से काफी हद तक मैच करता है। लेकिन बाद में मलेशियन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर देती है क्योंकि फ्लाइट सिमुलेटर में पाथ होना या फिर कुछ भी एक नया रूट होना एक सिमुलेटर्स में पायलट्स के घर में बहुत आम बात है, क्योंकि जो पायलट्स होते हैं वो अपने अपने घरों में फ्लाइट सिमुलेटर का यूज अक्सर करते हैं ताकि वो प्रैक्टिस में रहें। लेकिन इसके बाद एक थ्योरी और सामने आती है जिसको देख के लगता है कि हाँ शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ हो सकता है। इस थ्योरी में था कि जो प्लेन की पावर सप्लाई थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई थी, क्योंकि जब प्लेन ने टेक ऑफ करा था उससे पहले इस प्लेन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो था जिसके थ्रू एटीसी से कनेक्ट करते हैं वो बहुत एक अच्छी तरह वर्क कर रहा था। लेकिन 1:07 जब इस प्लेन को करीब उड़े हुए करीब 25 मिनट हो चुके थे उस वक्त तक भी इसने ग्राउंड टू एयर मैसेजेस का रिस्पॉन्स करा था। और 1:03 से लेके 2:07 के बीच कहीं पावर के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई थी। और फाइनल जो रिपोर्ट बनी थी उसमें भी ये कहा गया था कि जब प्लेन ने इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्जन लिया था उससे पहले कहीं मैन्युअली किसी ने इस पावर सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करी थी, जिसके वजह से कि प्लेन के साथ कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका था। ये सब तो था कि शायद पायलट या फिर क्रू में से किसी का हाथ था प्लेन की पावर सप्लाई कट करने में, या फिर जो प्लेन का ऑटो पायलट मोड को रीप्रोग्राम किया था उन सब में, क्योंकि ये सब वही कर सकता था जिसको प्लेन की टेक्निकल चीजों के बारे में पता हो या फिर उसको इन सब चीजों की नॉलेज हो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे 2 लोगों पर शक और जाता है जो इस प्लेन में 2 फेक पासपोर्ट के साथ फ्लाई कर रहे थे, जिसमें से एक पासपोर्ट था ऑस्ट्रियन पासपोर्ट, दूसरा था इटालियन पासपोर्ट। और ये दोनों पासपोर्ट्स के चोरी होने की रिपोर्ट थाईलैंड में पहले से ही लिखाई गई थी, जहां से ये सब का पता चला। और जो इन फेक पासपोर्ट्स का यूज कर रहे थे वो थे ईरान के 2 लड़के। पहला था नूर मोहम्मद जो कि 19 साल का एक लड़का था, और दूसरा था 29 साल का सैयद मोहम्मद दिलावर जो कि 28 फेब को मलेशिया में एंटर करते हैं अपने रियल पासपोर्ट के साथ, रियल आइडेंटिटी के साथ। लेकिन इन सब के बाद इंटरपोल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो बताते हैं कि इन दोनों लड़कों का कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर टेररिस्ट ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं निकला है, ना ही उनकी कुछ ऐसी पास्ट एक्टिविटीज का कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है। तो इन सब एक्टिविटीज को वो टेररिस्ट ग्रुप या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशन हमेशा सामने आते रहे, लेकिन हर थ्योरी के पीछे एक शक की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी और कोई भी ऐसा पक्का सबूत आज तक नहीं मिल पाया था हमें जिसके वजह से हम कह सकें कि प्लेन के साथ वही हादसा हुआ होगा जो हम सोच रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी और सामने आई जिसमें पता चला कि प्लेन के साथ शायद कुछ ऐसा हादसा हुआ या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट फेलियर हुए जिसके वजह से प्लेन की जो ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी खत्म हो गई और प्लेन में जितना भी क्रू था और जितने भी पैसेंजर्स थे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए होंगे, और जो प्लेन था वो ऑटो पायलट मोड में ही फ्लाई करता रहा और अपनी डायरेक्शन से भटक के इंडियन ओशन की तरफ मूव कर गया। और जब तक उसमें फ्यूल था वो ऑटो पायलट में उड़ता रहा, और जिस वक्त उसका फ्यूल खत्म हुआ वो ओशन में जाके क्रैश हो गया और जितने भी पैसेंजर्स थे, जितना भी क्रू था, वो सब उसी हादसे के साथ खत्म हो गए होंगे। यही सब थ्योरीज और स्पेकुलेशन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन सच तो यही है कि एक सवाल जो 10 साल पहले बना हुआ था वो 10 साल बाद आज भी बना हुआ है कि आखिर इस फ्लाइट के साथ हुआ गया और इसने लास्ट टाइम में कैसा एक्सपीरियंस करा कि ये आज तक नहीं मिल पाई है। इन्हीं सब सवालों को ढूंढने के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन करे जाते हैं और हम होप करते हैं कि फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज के साथ फिर से सर्च ऑपरेशन करे जाएं और इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश करी जाए और ये मिस्ट्री को सॉल्व करा जाए। थैंक यू।